तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर गया पाठ नंबर 8 लखनवी अंदाज। लेखक हैं यशपाल जी। आइए यशपाल का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। इनका नाम यशपाल, इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रेमा देवी एवं पिता का नाम हीरालाल। इनकी पत्नी का नाम प्रकाशवती है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने लाहौर से नेशनल कॉलेज में से शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे। इन्होंने अनेक उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि की रचना की थी। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, दादा कामरेड यह एक उपन्यास है और पिंजड़े की उड़ान उनकी द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था, जैसे कि पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई थी। मुफस्सिल जिसका अर्थ होता है गांव की बस्ती, पैसेंजर ट्रेन जिसका अर्थ होता है लोकल ट्रेन, और फूंकार का अर्थ होता है फूंक मारना। तो यहाँ पे देखिए लेखक क्या कहते हैं कि मुफस्सिल अर्थात गांव की बस्ती की पैसेंजर ट्रेन अर्थात लोकल ट्रेन चढ़ पड़ने की उतावली में फूंकार रही थी अर्थात वो फूंक मार रही थी। कुल मिलाकर के जो लोकल ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, वह चलने की तैयारी कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड हैंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। तो यहाँ पे लेखक की बात की गई है। तो लेखक ने प्राकृतिक जो माहौल था उसका मजा लेने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है विरुद्ध, सहसा का अर्थ होता है अचानक, और एकांत चिंतन जिसका अर्थ होता है गहराई से सोचने का भाव, और विघ्न का अर्थ होता है बाधा, और संकोच का अर्थ होता है झिझक। तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात डिब्बे में निर्जन का अर्थ होता है कि ऐसी जगह जहाँ कोई व्यक्ति न हो, लेकिन यहाँ पे डिब्बे में व्यक्ति मौजूद थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश सज्जन अर्थात ईमानदार व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं अमीर व्यक्ति, जो कि पालथी मार करके सीट पर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि 2 खीरे वहां पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा अर्थात अचानक कूद जाने से, अर्थात अचानक लेखक के आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर के वो जो व्यक्ति बैठा था वह लेखक के आ जाने से उसे डिस्टर्ब सा महसूस होने लगता है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, संकोच अर्थात झिझक में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली, ठाली का अर्थ होता है निकम्मा बैठे, कल्पना का अर्थ होता है सोचना। तो इस प्रकार से ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे अथवा अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में शिकायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सपोर्ट का होता है सभ्य व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे के सफर करता देखे, अर्थात मझले मिडिल क्लास सिस्टम कर सकते हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा भला वो कैसे खाए। हम
कनखियों से अर्थात आंखों के कोनों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, अर्थात तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन अर्थात तलवाना किया, संबोधित किया, याद किया। आदाब अर्ज एक प्रकार का नमस्कार जो इस्लाम धर्म में किया जाता है। तो आदाब अर्ज जनाब, खीरे का सुख कब फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया था, पहचान गए। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। मामूली अर्थात जो गरीबों की बात की गई है उनकी बात। जवाब दिया, शुक्रिया किबला। किबला का होता है बाप दादा और सम्मानित व्यक्तियों के लिए संबोधित किए जाने वाला यह एक उर्दू शब्द है। तो जवाब में उनके लिए शुक्रिया किबला, शोक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ नीचे से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलियों में पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात अर्थात सावधानी पूर्वक से छिलकर उनके फाकों अर्थात टुकड़े को करीने से अर्थात कोई भी काम करने का तरीका उसे हम कहते हैं करीने से, एक कलाकारी से तौलिए पर सजाने लगे अर्थात इस प्रकार का डेकोरेट करने लगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि खीरे को चाकू से काटा और उसका ऊपरी भाग को इसे काट करके उसे रगड़ना शुरू किया। इससे क्या होता है कि खीरे के अंदर जो कड़वाहट होती है वो कड़वाहट झाग के रूप में बाहर निकल आती है और तब खीरा हमें कड़वा नहीं लगता। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं अर्थात उपस्थित अवेलेबल कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे को फाँकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी का अर्थ होता है लालाई, बुरक अर्थात बिखेर देना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण अर्थात अंकुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे से रसास्वाद अर्थात आनंद का उपयोग करना की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। अर्थात मन ही मन हम देख सकते हैं कि वे खीरे के प्रति कितने आकर्षित हो रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं अर्थात अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह सुख कीजिए, लखनऊ का बालम अर्थात प्रियतम खीरा है। तो लखनऊ का फेमस क्या है? खीरा है। तो इस प्रकार से नवाब साहब ने खीरे को डेकोरेट किया था। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती का होता है पानी से भरपूर फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा का होता है पेट भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाइए, अपनी मर्जी से आप ग्रहण कीजिए तो खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण अर्थात लालसा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ सांस अर्थात लंबी सांस लिए। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गई, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई अर्थात बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना अर्थात इच्छा से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो इस प्रकार से इस खीरों को सूंघते गए और खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलामी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम अर्थात स्वीकार में सिर्फ हम
कर लेना, सिर खम कर लेना, इसका अर्थ सिर झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब अर्थात सभ्यता। नफासत अर्थात सुंदरता और नजाकत इसका होता है कोमलता। हम गौर कर रहे थे हीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस अर्थात उत्तम या एब्स्ट्रैक्ट इसका कोई विचार में विद्यमान तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति अर्थात पेट की शांति आनंद भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील अर्थात भारी। नामुराद बदनसीब से मेदे अर्थात पेट पर बोझ डाल देता है, अर्थात यदि खीरा खाएं तो पचने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा मानना था। ज्ञान चक्षु खुल गए अर्थात हमें ज्ञान मिला, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेखक यशपाल जी को एक नई कहानी मिल गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटनाओं और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने खीरे को काटा, नमक मिर्ची डाला और नाक के पास ले जाके सूंघा और सूंघ करके फेंक दिया, तो उसी इतना करने मात्र से उसका पेट भर गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी कहानी की, तो कहानी के अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ कल्पना कर लेने से, लेखक की इच्छा मात्र से, बिना पात्रों के, बिना घटनाओं के, सिर्फ कल्पना कर लेने से कहानी क्यों नहीं बन सकती है।